वेलकम प्रोटीन्स। तो हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 2025 का वो बिल्कुल नज़दीक है और इस टाइम पे हम तैयारी कर रहे होंगे, सभी स्टूडेंट्स बिजी होंगे। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने साइंस की जो ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी की होगी, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये आपको टेस्ट की तरह है। आप इस क्वेश्चंस को देखिए, अपने हिसाब से आंसर करने की कोशिश कीजिए और आप कितना मार्क्स लेके आ पा रहे हैं अपने हिसाब से बाद में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बेसिकली ये आपकी तैयारी टेस्ट है। ओके, तो हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन की ओर, जहाँ पर हमारा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। बेसिकली आपको पता होगा कि खड़िया जो है ये हम लोग चौक को कहते हैं, चौक जिसको इंग्लिश में चौक कहते हैं, है ना। तो वो किसका बना होता है? चूना का ही बना होता है। और यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चूना का फॉर्मूला है। ओके, तो चूना पत्थर से खड़िया बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सी जो है यही जो है खड़िया का रासायनिक रूप है। और उसके अलावा इसमें जो आपको MgCO3 है मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना, और Na2CO3 जो है आपका सोडियम कार्बोनेट और MgHCO3 आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये मैंने ऐसे ही नाम आपको याद रखने के लिए बता दिया, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। अब यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तन्य किस धातु को हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, खींच के लंबा तार बना सकते हैं। धातु के जो गुण होते हैं उनमें से तन्यता भी क्या होती है, एक गुण होती है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर सोना, तांबा और लोहा, जस्ता। आपका आंसर क्या है? आपने क्या आंसर किया है? अगर आपने आंसर किया है सोना तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, बिकॉज सोना ही वो धातु है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे तार के रूप में खींच करके बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 ग्राम सोना से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो आप इसके तन्यता का एग्जाम्पल समझ लीजिए कि 1 ग्राम सोना कितना होगा, इतना सा होगा, अरे इतना सा, है ना। उसको आप खींच करके कितना लंबा तार बना सकते हैं, 1 ग्राम। मेरे पास तो है भी, शायद निकालो क्या, सोने का तार, ये देखो, है ना, बहुत पतला है ना। 1 ग्राम सोने के तार से 2 किलोमीटर बनाया गया, तो दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। हमारे पास है पेंटेन, जिसका सूत्र है हमारे पास C5H12, है ना। उसके कितने संरचनात्मक समावयवी संभव हैं? आपको पता होना चाहिए कि C5H12 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, है ना। सॉरी, ये C5 है, C5। तो आप इसको ऐसे चेन बना सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसको हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन्स हैं। तो कहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हाइड्रोजन हो गया और 5 कार्बन हो गया। ये हमारे पास पेंटेन हो गया। अब इसको हम एक तो ऐसे ही लंबा चेन बना के लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन जो है 1 2 3 और इधर एक कार्बन जोड़ दीजिए, इधर एक कार्बन जोड़ दीजिए, तो भी आपका 5 कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5। एक इस तरीके से लिख सकते हैं। एक हम कर सकते हैं 1 2 3, है ना, 4 और नीचे एक जोड़ दीजिए 5। तो ये 3 ही मेरे ख्याल से हो सकता है। अब चौथा नहीं हो सकता है। अब कैसे भी कीजिएगा, अगर आप इस C को यहाँ पे रखिएगा तो घूम फिर के वही बात है कि इसको पलटाइए, अगर उधर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना, मिरर में अगर देखेंगे तो। कहने का मतलब है कि इस 5 कार्बन से बनने वाले पेंटेन को हम लोग अगर लिखना चाहें अलग अलग रूप में, है ना, तो संरचनात्मक इसको हम लोग 3 ही अलग तरीके से जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ठीक है। किसका? पेंटेन का। हाँ, जब बॉन्ड अलग हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा या पेंटाइन हो जाएगा, तो उस टाइम पे फिर इसका अलग स्ट्रक्चर बन सकता है। बट पेंटेन में तो 3 ही बन सकता है कि नहीं है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, अभिक्रियाशील समूह, है ना, बॉन्ड CO
जो है किसको कहते हैं? तो अभिक्रियाशील समूह किसको कहते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है कि ऐसा समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आए तो उसका जो गुण है, पूरा हाइड्रोकार्बन का गुण उस समूह के अनुसार हो जाए, है कि नहीं है? तो एल्डिहाइड समूह है, आपने सुना होगा बॉन्ड COH के बारे में, है ना? आपको याद कर लेना है, NCERT में इस तरह से लिस्ट मिलेंगे, यही वाला सेम लिस्ट हो जरूरी नहीं है, बट जो NCERT में है उसको याद कर लीजिएगा, ओके? ईथर का आपको क्या होता है? बॉन्ड O बॉन्ड होता है। अल्कोहल का क्या होता है? बॉन्ड OH होता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर OH किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ आ गया तो पूरा हाइड्रोकार्बन का जो नेचर है, गुण है, वो कैसा हो जाएगा? अल्कोहल जैसा हो जाएगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। इस तरह से कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह बेसिकली कम्बिनेशन है दो का, वो है आपको एल्डिहाइड और कीटोन का। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आपको एल्डिहाइड अलग से भी ऑप्शन दिया है और यहाँ पर कार्बोनिल समूह के अंदर में क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि कार्बोनिल क्या होता है सर? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिला के होता है, ठीक है? हालांकि कीटोन का अलग और एल्डिहाइड का अलग भी होता है, ओके? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है ना? वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम और लोहा में से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाला, तो यहाँ पर कैल्शियम होगा। ये कैल्शियम है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड देता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? पानी के साथ भी रिएक्शन करता है, क्योंकि ये चूना का फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया भी करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक भी है। जाहिर सी बात है, चूना जो है इसको अगर आप गलाने की कोशिश करेंगे, हीट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो यहाँ पर तत्व जो है वो कौन सा है? कैल्शियम है। यस, लोहा तो जल्दी रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि लोहा उतना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यहाँ पे है मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है? बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, कि अक्सर बोर्ड में ये देखा गया है कि कोई ना कोई एक आध अयस्क के बारे में पूछा जाता है। अब अयस्क क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा मेटल एंड मेटल में, कि अयस्क वो होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? धातु को बहुत इजीली निकाल सकते हैं, प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ज़मीन से मिलने वाला वो मिनरल जिससे हम धातु को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं आसानी से और कम खर्चे में, वो अयस्क होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, सॉरी कॉपर का, आयरन का या गोल्ड का, किसका अयस्क है? मेलेकाइट। तो मैंने एक यहाँ पर लिस्ट दिया है ना? अगर आप देखेंगे तो मेलेकाइट जो है वो किसका है? कॉपर का है। तो यहाँ पर आंसर कॉपर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अयस्क हैं, है ना? जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, लीड, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और मैग्नीज टीन, इतना का इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर अयस्क का नाम दिया हुआ है। एल्युमिनियम का बक्साइट, आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट है। कॉपर का कॉपर पायराइट और मेलेकाइट है। जिंक का जिंक ब्लेंड, है ना? कैलामाइन और लीड का गैलेना। इस तरीके से है। अगर देखिए ये वाला आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी होते हैं अयस्क, लेकिन ये वो अयस्क हैं जो कॉमन है और क्लास 10th में आपको पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट यहीं से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है ये मेलेकाइट अभी पूछा, बाद में आपको हेमाटाइट पूछ दे, मैग्नेटाइट पूछ दे। खास करके एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर जो है ना, और गोल्ड, इसको तो ज़रूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं सर। अगला जो है वो है आपको लोहे पर जिंक का परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना? मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर दे दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये जो चमकदार आप स्टील के बर्तन देखते हैं, बर्तन तो नहीं, ये नल है, लेकिन साइकिल का हैंडल में भी आप देख सकते हैं या घंटी में देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वॉशरूम में यूज़ होने वाला हमारा और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें इस तरीके का हम लोग को दिखाया जाता है। बेसिकली ये कॉपर के ऊपर भी एक परत चढ़ाया जाता है ना? और लोहे के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। तो लोहे के ऊपर जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है वो बेसिकली गैल्वेनीकरण कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो सही आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। विद्युत लेपन तो आपको पता ही है कि विद्युत लेपन में हम लोग परत चढ़ाते हैं किसी भी धातु का किसी दूसरे धातु पर, है ना? संक्षारण मतलब क्रोजन, कोई चीज़ खराब हो जाता है, जंग लगना, इस तरह से विद्युत अपघटन, है ना? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं किसी साल्ट को या किसी कंपाउंड को, है कि नहीं है? तो ये सब नहीं है यहाँ पे। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना
गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए कुछ अम्ल क्षार लवण के क्वेश्चन में से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरका में एसिटिक होता है या गंधक अम्ल, फॉर्मिक और हाइड्रोक्लोरिक। तो आपको याद होना चाहिए कि ये एसिटिक होता है। क्या होता है? एसिटिक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, है ना। आपको एक और याद होना चाहिए कि HCOOH, है ना। ये किसका होता है? फॉर्मिक का होता है कि नहीं है? फॉर्मिक अम्ल का ये और एसिटिक अम्ल का ये। इसमें क्या है? एसिटिक अम्ल हमारा ऑप्शन है सिरका में। फॉर्मिक अम्ल आपने चींटी के डंक में सुना होगा, है ना। यहाँ पर इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है एक। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में ही पाया जाता है ना। हमारे पेट में, आमाशय में, डाइजेशन के लिए हमारे अंदर पाया जाता है, जो कि क्या है? 3 बहुत ही हार्ड एसिड में से एक हाइड्रोक्लोरिक है। फॉर्मिक एसिटिक वगैरह उतना हार्ड नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बहुत ही हार्ड एसिड है, बहुत ही कड़ा एसिड है, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है, pH मान होता है, वो बहुत कम होता है, 2, 3 है कि नहीं है, 1। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। देखिए वायु में जो प्रकाश की चाल है वो है 2,98,000, है कि नहीं है? 2,98,000 किलोमीटर पर सेकेंड, है कि नहीं है। और निर्वात में यानी वैक्यूम में 3 लाख के करीब है। 3 लाख 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मैं किलोमीटर पर सेकंड कह रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर ये याद करवाया गया है कि 3 × 10⁸ मतलब 3 के आगे 8 0, तो वो मीटर पर सेकंड होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये मैं किलोमीटर पर सेकंड में मैंने अभी लिखा है। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चला और 2,98,000 किलोमीटर 1 सेकंड में चला। तो अगर आप देखने जाइएगा तो ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। कितना का फ़र्क है? 2000 का फ़र्क है। तो जहाँ पर लाखों की बात हो 1 सेकंड में, एक तो बहुत कम टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 1 सेकंड के अंदर जब 3 लाख किलोमीटर चल सकता है ना, जो कि प्रकाश सबसे तेज़ गति वाला अभी तक मानव ने जो पता लगाया है चाल है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर 2,98,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि लगभग क्या है? बराबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसका जो अपवर्तनांक है वो क्या लगभग 1 के बराबर है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे बट्टे कीजिएगा तो वैल्यू लगभग क्या आ जाएगा? अप्रॉक्स 0 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। वो है आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण। चिकित्सक मतलब डॉक्टर लोग अगर चेक करेगा तो उसको साइज बड़ा करके देखने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऐसा दर्पण जिसमें क्या हो, आपके किसी भी चीज़ का साइज बड़ा करके देखा जाता हो। क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग होने वाला दर्पण, मेकअप करने के लिए उपयोग होने वाला दर्पण, ठीक है। उसके अलावा आप डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी नाक, कान, गला की बात करा है। तो बेसिकली ये अवतल दर्पण होता है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें हर एक कंडीशन में, उसमें एक ही कंडीशन है, क्या है कि हमेशा छोटा ही क्या बनता है? इमेज बनता है। गाड़ी के साइड मिरर में इस्तेमाल होता है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यूज़ से अक्सर देखा गया है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, या और भी बाइफोकल वाला जो भी है, सब आप याद कर लीजिएगा कि सबका यूज़ क्या है। अक्सर देखा गया है कि हर एक बोर्ड एग्जाम में यूज़ के रिगार्डिंग कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आँख, कान, गला के जो डॉक्टर होंगे वो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से क्या होता है? यह अवतल है, यस यही वाला अवतल दर्पण है। इससे क्या होता है? हम लार्ज इमेज, अगर ये साइज़ है तो ये साइज़ का या बड़े साइज़ का क्या कर सकते हैं? फ़ोटो बना सकते हैं। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और मैंने आपको जो अभी टिप्स बताए उससे आप आगे भी कोई इस तरह क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बेसिकली वेल्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? बहुत ही पावरफुल एनर्जी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तापमान होना चाहिए, तभी तो लोहा या जो भी चीज़ मटेरियल रहता है वो पिघलता है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको मीथेन, इथाइन होगा आई थिंक, ओके, इथाइन होगा, जो क्या करता है? CnH2n, है ना, जिसका C2 मिथ इथ, हाँ C2H2 इथाइन, CnH2n-2 है कि नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो C2H और 2n यानी 2 to 4 -2 ऑफ कोर्स 2, हाँ यही होगा, है ना। C2H2 जो है, इथाइन जो है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है, इसीलिए वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है एल्कीन।
एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? अब ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये पता होना ही चाहिए। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, इनका फॉर्मूला CnH2n + 2 CnH2n और CnH2n - 2। तो आप देख सकते हैं कि CnH2n + 2 CnH2n - 2 और CnH2n है। ये CnH2n - 1 जैसा कुछ हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो एक ऑप्शन आप ऐसे भी बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा अल्केन बोला है या अल्कीन बोला है या अल्काइन बोला है, ध्यान देंगे तो ऑफकोर्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये बीच वाला कह रहा है या है ना। तो बीच वाला हमारा क्या है? CnH2n है। पहला वाला अल्केन CnH2n + 2, लास्ट वाला अल्कीन अल्काइन CnH2n - 2 और ये अल्कीन CnH2n। ओके, आप अपने मार्क्स जोड़ लीजिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहले टाइम आए तो। ओके, यहाँ पर देखिए ये VVI जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पर मैट्रिक में देखा गया है कि पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। बेसिकली देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये हेल्पफुल होता है एक पैटर्न समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पढ़ने के लिए बहुत पढ़ते हैं, पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम जब अभी के टाइम पे, जबकि बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड का, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। क्या तो मैं ये कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव जो है आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको थोड़ा ये पता लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर क्या पढ़ना ये भी समझ में आता है। तो ये हेल्पफुल होता है आपके बोर्ड एग्जाम के अच्छे मार्क्स के लिए। अभी कम टाइम है, बट फिर भी अगर आप तैयारी करते हैं इस कम टाइम में भी तो भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा और आप ठीक ठाक मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। सवाल है हमारे पास, शरीर का pH प्लस किस में काम करता है, यानी pH वैल्यू हमारे बॉडी का। तो आप याद रखिएगा कि कुछ pH वैल्यू आमतौर पर देखा गया है कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि हमारे पेट का pH वैल्यू या फिर दूध का या फिर दही का, बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो pH वैल्यू आपको पता ही होगा कि 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। साफ पानी का, प्योर वाटर का 7 होता है pH वैल्यू। इससे ऊपर एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, सॉरी क्षारीय होता है, और इससे इधर अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। यस, जितना 7 से कम होगा 1 तक, है ना, ये क्या हो गया सर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, और जितना इधर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्षारीय होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा बॉडी जो है वो लगभग न्यूट्रल में ही काम करता है, तो वो 7 से लेकर 7.8 तक होता है, हल्का क्षारीय ही होता है हमारे बॉडी में ब्लड का pH वैल्यू। ओके, इसके अलावा मैं एक ठो बता दूं कि इंपॉर्टेंट है पेट का, है ना। पेट में बोले तो देखो, मैं आंत की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टोमक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जहाँ पर हमारा पहला पाचन का प्रक्रिया होता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ही हार्ड एसिड जो है 1.5 से लेके 3 तक समझ लीजिए कि इस वैल्यू का जो है, या 3.5 तक इस वैल्यू का आपको एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही क्या है, कड़ा अम्ल है, बहुत ही पावरफुल एसिड है, और ये एसिड हमारे पेट में पाया जाता है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, आप आंसर कर सकते हैं। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6। ओके, ये वाला है हमारे पास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपको कई दफ़ा चीनी का पूछा गया है इससे पहले और एग्जाम्स में, तो उसका होता है क्या, C12, है ना, C12H22O11। ओके, तो ये किसका होता है, शुगर का होता है, और ये हमारा ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का यही होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या दिया है, C6H6O6 और C2H5OH, ये तो अल्कोहल हो गया, ये बेंजीन हो गया, C6H6 है कि नहीं है। आपने ये वाला स्ट्रक्चर अगर कहीं पढ़ा हो, है ना, ये C6H6 का होता है, ये बेंजीन होता है। चलिए, अगर कहीं पूछता है तो बता दीजिएगा। अगला चलते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9 से उठाया गया कह सकते हैं। आपने कम से कम 20 एलिमेंट के नाम तो याद किए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन करके। उसमें से सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे होता है ना। उसका क्या होता है, सूत्र होता है Na, 11 नंबर पे होता है ना। और सोडियम 11 नंबर पे अगर होता है तो उसका परमाणु संख्या भी क्या होगा, 11 ही होगा। अगर परमाणु संख्या 11 होगा तो अभी लोग आप ये कमेंट करके बताइए कि इसकी संयोजकता क्या होगी, है कि नहीं है, वैलेंसी क्या होगी, कितना इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर सकता है, लूज या गेन कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है। चलिए, संयोजकता वाला क्वेश्चन अगला आ ही गया। अभी हमने संयोजकता की बात की थी। संयोजकता का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है या शेयर कर सकता है, जो बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपने क्लास डिटेल में पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा संयोजकता के बारे में। क्लास 9th में भी ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझाई जाती है।
मैग्नीशियम बेसिकली कितना नंबर पे है? 12 नंबर पे है कि नहीं है? 12 नंबर पे मैग्नीशियम है, तो इसका मतलब है कि पहले शेल में इसका 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 2। तो बाहरी कक्षा में इसका कितना परमाणु होगा? 2, और 2 परमाणु बाहरी कक्षा में है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। तो इसीलिए इसका 2 क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। और इस तरीके से आप बाकी एलिमेंट का भी याद रखेंगे। 20 तक तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। ओके, और एग्जाम में ये सब बेसिक सवाल भी कई दफ़ा पूछे जाते हैं, और ऐसा ना हो कि छोटे छोटी चीज़ें आप छोड़ के आ जाएं और आपके मार्क्स कट जाएं। देखो, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन इसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा होता है? मेटल, नॉन मेटल, धातु अधातु के चैप्टर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आमतौर पर बोर्ड में। देखिए, हमारे पास जितने भी मेटल्स या एलिमेंट्स हैं जिसका हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे होते हैं, उसमें हमने आपने देखा होगा, याद करना होगा अगर आप नहीं किए हैं तो, कि कैटरीना ने, है ना, कारमांगा, अल्टोजेन, फरारी, अल्टोजेन और फरारी, फिर भी, है ना, क्यों मिली? सिल्वर ओडी, क्यों मिली? Hg, अच्छा, सिल्वर और ओडी, तो AgAu है कि नहीं है? तो ये हम ट्रिक से, कैटरीना ने कारमांगा, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली? सिल्वर ओडी, हमने ट्रिक से याद किया था इसको कि यहाँ पर जो जितना ऊपर है, जो जितना पहले आया वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा किसी चीज़ से, और जो जितना नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये काफ़ी रिएक्टिव, काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील, अभिक्रियाशील धातु है, और वहीं पर ये सिल्वर, गोल्ड जैसी चीज़ें बहुत कम क्रियाशील है, जल्दी से किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है। यही वजह तो है गोल्ड प्योर फॉर्म में नेचर में मिलता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, प्रकृति में कौन सा धातु है जो प्योर रूप में, है ना, मिल जाता है? तो वो हमको गोल्ड है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता जल्दी किसी से। गोबर में गिरा हुआ मिलेगा तो उठा लीजिएगा और उसको धो के इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए किसके द्वारा बोला है कि किस धातु का विस्थापन इसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। मतलब लोहा किसको विस्थापित कर सकता है, यहाँ पर ये सवाल है। लोहा मतलब Fe, आयरन, है ना, और आयरन के ऊपर जितने भी हैं ये आयरन इसको विस्थापित नहीं कर सकता है। लोहा के ऊपर, समझिएगा इस चीज़ को, आयरन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब ज़्यादा पावरफुल हैं। इससे नीचे जो आएगा वो इसको विस्थापित कर सकता है, उसको हटा सकता है अपने से कम पावरफुल को। तो आयरन से नीचे का ऑप्शन यहाँ पे ढूंढिए, तांबा, कॉपर। हाँ, आयरन से नीचे का ऑप्शन है, ये मैं ऐसे जा रहा था, यहाँ पे नहीं आता तो फिर यहाँ पे लिखा हूँ। तो यस, कॉपर को ये क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है, ये सही जवाब हो जाएगा। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर आप देखेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये लोहा से ऊपर है, तो ये इसको विस्थापित हरगिज नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन हमारे पास कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना मतलब बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कौन है इसमें से? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बुझा हुआ चूना है। इसके अलावा ये आपका क्या है? ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, आप चूना पत्थर कह सकते हैं इसको। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक का फॉर्मूला था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, है ना, वो इसी का था। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, मैंने तीनों बता दिया आपको, ठीक है, कि ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, और ये हो गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो वहाँ पर ऊपर वाला हो गया आपको कली चूना, ये जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, पानी के साथ मिला हुआ है। पेंट, कली पेंट करते हैं ना, पेंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल तो कैल्शियम ऑक्साइड का ही करते हैं, पानी मिला करके जब हम लोग फिर पेंट करते हैं तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। एक प्रोसेस है जो आप डिटेल में क्लास में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप याद कर लीजिए कि ऐसा ऐसा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लवण के बारे में जो हमारे पास अम्ल क्षार लवण में दिया हुआ है, तो उनमें से एक ये भी लवण में या किस चैप्टर में है, मैं भूल भी रहा हूँ। तो कैल्शियम सल्फेट, यस, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड तो नहीं है, कैल्शियम सल्फेट ही है। फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O, है ना, ये फार्मूला होता है POP का। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, यस, तो यही होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फार्मूला तो वही होता है ना। हाँ, हेमी मतलब आधा, सही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही होगा, क्योंकि फार्मूला ये होता है, तो फार्मूला के हिसाब से हम नाम बता सकते हैं, है ना। आधा हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रेटेड, है ना, पानी मिला हुआ,
बेसिकली इसके पीछे का भी एक रीज़न है, जब आप क्लास करेंगे तो वहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इस तरह का रिएक्शन हो रहा होता है। तो कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, मोनो मतलब एक हो जाता है और हेमी मतलब आधा हो जाता है, जैसे हेमिस्फीयर होता है ना, स्फीयर का आधा, तो इसी हिसाब से मैं आइडिया लगाया कि हेमी यहाँ पर होगा सही। कैल्शियम क्लोराइड तो होगा नहीं। आगे चलते सर, अगला सवाल, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड और एनोड ये आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई, कैथोड में नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आप ही बताओ प्रोटॉन कहाँ पे होगा, न्यूट्रॉन कहाँ पर होगा? तो प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो कैथोड के बाद एनोड आता है उसका उल्टा। तो कैथोड में अगर इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण में अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो एनोड की किरण में क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन पाया जाएगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला सवाल अगर आता है उल्टा उससे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो बायोलॉजी के पहले चैप्टर से आपको न्यूट्रिशन से सवाल पूछ दिया गया। कवक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं, है ना, फंगस बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो कवक में क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। ऑफ कोर्स मृतजीवी का मतलब होता है सड़ा गला पे जो अपना जीवन निर्भर कर रहा होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि सड़ा गला पे ये करता है। समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं, ये तो ये सब तो नहीं है, ठीक है, ये तीन ऑप्शन नहीं है। स्वपोषी तो हम लोग हो गए, हम लोग हो गए स्वपोषी? नहीं 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 नहीं, पेड़ पौधे हो गए क्या? हम लोग भी परपोषी ही हैं। हम लोग खुद का खाना क्या है खुद बना सकते हैं क्या? हमारे में कुछ कमी है ना, हम लोग हरे नहीं हैं, सिर्फ काले या गोरे हैं या अमीर या गरीब हैं। तो हमारे पास है नहीं ये क्षमता कि हम लोग अपना खाना खुद बना सकें। अगला चल है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में कौन से लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को अवतल से हटाया जा सकता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए एक चीज़ है कि अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के बात है, जो दृष्टि दोष है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं उसमें इम्पोर्टेंट यही है कि उसका कारण क्या है। दृष्टि दोष जो होता है, कौन कौन सा दृष्टि दोष है वो आपको 2-3 ठो जो भी है 3 है, और उसमें कारण क्या है उसको याद कर लीजिएगा। किस दृष्टि दोष का क्या कारण है? 2 कारण सबके हैं, और उसको कैसे रिमेडी उसका क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ओके, यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, इसी वजह से क्या दफ़ा पढ़ने में मेरे में मिस्टेक हो सकती है। ओके, हालांकि एक टाइम तक मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया था पहले, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे इंग्लिश मीडियम होने की वजह से क्या दफ़ा मैं ये सब कुछ में मिस्टेक कर रहा होता हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो है इंग्लिश वाला यूज़ कर रहा होता हूँ। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदी वर्ड्स यहाँ पर हैं और मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो वो जो कोई भी ऐसे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स हैं उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि आपका बेलनाकार तो होगा नहीं सर, उत्तल अवतल है, बाइफोकल है। बाइफोकल तो बूढ़े लोग को लग रहा होता है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? देखिए मात्रक आपको याद रखना चाहिए क्योंकि अक्सर हर एक बार VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये देखा गया है कि मात्रक हर साल कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है, चाहे वाट हो, अर्ग हो, जूल हो, है ना। तो एनर्जी का जूल होता है जैसे। तो यहाँ पर डायोप्टर है लेंस की क्षमता का, ये तो बहुत आसान है, आपका डायोप्टर है कि नहीं है, और ये तो याद रहेगा बहुत ही आसानी से। लेकिन ये सब चीज़ में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो आप एक बार ज़रूर क्या कीजिएगा, VVI कह रहा हूँ मैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ना कोई पूछ ही लिया जाता है आपको क्षमता यूनिट के बारे में, इकाई के बारे में कि इसका इकाई क्या होता है, उसका इकाई क्या होता है, ये किसका इकाई है। तो इसीलिए कुछ इकाई जो इंपॉर्टेंट है और वो भी सब फिजिक्स से ही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज थोड़ा याद करेंगे तो 4 ठो एक चैप्टर से मिलेगा, कुछ चैप्टर में तो बिल्कुल 1-8 ठो, जैसे ये वाला चैप्टर था कौन सा प्रकाश वाला चैप्टर, उसमें तो ज़्यादा है ही, 2-3 ठो है। आइए सर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बताओ, है ना मानव नेत्र ऐसा ही। तो मानव नेत्र में यहाँ पे क्या पाया जाता है सर? लेंस पाया जाता है। ये कौन सा लेंस है आप ही लोग बताओ? कन्वर्जिंग लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये कौन सा लेंस है? उत्तल है क्या अवतल है? उत्तल लेंस है। तो सही जवाब को उत्तल लेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है सर? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग? देखो इस तरह क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है। हजामत का मतलब क्या होता है? दाढ़ी बनाने के लिए या लवा लोग जो इस्तेमाल करते हैं। हमारे इधर तो लोकल में तो सब प्लेन
मिरर ही यूज़ कर लेते हैं। बट अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग को चीज़ों को बड़ा करके देखने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे इससे पहले आया था मेकअप करने के लिए, आ जाएगा सवाल में, मेकअप करने के लिए कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। हजामत के लिए कौन सा, अवतल दर्पण। डॉक्टर लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण, दांत वगैरह देखने के लिए, है कि नहीं है। समतल दर्पण का हम लोग घर में अपना मुखड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उत्तर में तो छोटा होता है, गाड़ी के साइड मिरर में, याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। किसी वस्तु के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपको ये 5-6 कंडीशन है बुक में, याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद क्या करना है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी फोटोज़ को बना करके। यहाँ पर होता है P, यहाँ पर होता है F और यहाँ पर होता है C। इस तरीके से आपने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्केल से नाप के बना लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र से बाहर इधर, इधर अगर कहीं वस्तु रखेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा बनेगा, इसी साइड बनेगा। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे कहीं वस्तु रहेगा। यस, इसमें बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब जाएगा है ना, तो एक आएगा इधर से जो कि पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और एक कहाँ से गुजरता है, एक आएगा इधर से जिसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इधर जाके कहीं मिल जाएगा, है कि नहीं है। यस, यहाँ पर ये वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, ऑफ कोर्स आभासी सीधा तो सीधा ही है, और आभासी भी है, पीछे बन रहा है तो, और वस्तु से बड़ा, ऑफ कोर्स वस्तु से बड़ा है। ये शायद पहला ही कंडीशन है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इसका मतलब है कि हमारा ये 30 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और आपने कितने सही किए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी तैयारी कैसी है, ये तैयारी टेस्ट सीरीज़ में जो भी वीडियोस ला रहे हैं उसको और भी आगे आप देखिएगा, ताकि आपकी तैयारी कुछ साइंस की हो जाए। मेरी यही कोशिश है, बाकी प्रॉपर तरीके से जो एक सिलेबस है वो हम नेक्स्ट सेशन के लिए लाएंगे। अभी तो मैंने शुरू किया है। कैसा लगा आपको ये सेशन, लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, और अपने टेस्ट का मार्क्स ज़रूर कॉमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।